सुमन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन जैसे ही वह इंटरव्यू हॉल में घुसती है, वहाँ से वह देखती है कि वहाँ पर 3-4 लोग बैठे हैं, जिनमें से वह एक आदमी को गौर से देखती है और एकदम देखते ही बाहर जाने लगती है। तभी सभी लोग उसे बुलाते हैं कि मैडम, आप वापस क्यों जा रही हो। वह कहती है कि सर, मुझे पता है मुझे यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी। मैं चाहे जितनी काबिलियत हो, लेकिन मुझे यहाँ से रिजेक्ट हो जाऊँगी। आखिर वह शख्स कौन था जिसे देखकर सुमन बिना इंटरव्यू के जाने लगी थी। दोस्तों, ये कहानी बहुत रोचक और दिल को छू लेने वाली है। आप लोग अंत तक जरूर देखें। सुमन हरिद्वार के गाजियाबाद की रहने वाली थी। सुमन और उसका पति शेखर रहा करते थे। उनके घर में शेखर के बुजुर्ग माँ बाप थे। शेखर के पिता की सरकारी नौकरी थी और उनकी पेंशन भी अच्छी खासी थी। शेखर की नई नई शादी हुई थी। सुमन उसे घर में आई तो शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था। एक आध महीना तक तो सुमन कुछ नहीं बोली, लेकिन जैसे जैसे टाइम होता गया, सुमन अपने घर को अच्छे से नहीं संभालती थी और घमंड में थी कि उसके पिता ने उसे दहेज में बहुत सारा पैसा दिया है, इसलिए वह हमेशा घर वालों को नीचे दिखाया करती थी। शेखर की बातों को तवज्जो नहीं दिया करती थी। अपने सास ससुर का कहा नहीं मानती थी। शुरू में तो शेखर सोचता था कि नई नई शादी होगी, एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में सुमन सब कुछ संभालने लगेगी। लेकिन यह सब देखकर शेखर सुमन से कहता था कि चलो कोई बात नहीं है, नई नई हो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, सुमन का घमंड और सर पर चढ़कर बोलने लगता है। वह अपनी माँ से पूरे दिन बात किया करती थी और माँ की सिखाई पढ़ाई बातों को ही अप्लाई किया करती थी। इधर उसका पति शेखर जब उसे किसी काम के लिए कहता तो बार बार कहती थी कि कोई नौकरानी रख लो, मुझे घर के काम नहीं होते हैं और ना ही मैंने अपने मायके में कभी किए हैं। मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ और मैं यहाँ की मालकिन बनकर रहूँगी। इन बातों को सुनकर शेखर बार बार सुमन को समझाया करता था कि यह घर तुम्हारा है, से अब नहीं होता है, तुमको ही इसको संभालना है, क्योंकि मेरी माँ बापा दोनों बूढ़े हो गए हैं। क्योंकि शेखर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसके कोई भाई बहन नहीं थे। घर में खेती भी अच्छी खासी थी। शेखर ने भी बी फार्मा कर चुका था और वह नौकरी की तलाश कर रहा था। सुमन ने भी बीएससी किए हुई थी। शेखर भी फार्मा कर चुका था और वह नौकरी की तलाश कर रहा था। सुमन ने भी बीएससी की हुई थी। सुमन हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारी नौकरी पता नहीं लगेगी भी कि कभी नहीं लगेगी, और घर में हमेशा कलेश का माहौल बनाए रखती थी। धीरे धीरे 2 साल बीत गए, लेकिन 2 साल तक सुमन का गुरूर और घमंड उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब शेखर से यह बात सहन नहीं होती है। कोई बेटा अपनी आंखों के सामने अपनी माँ बाप की बेइज्जती होते नहीं देख सकता है। एक दिन शेखर ने सुमन से कहा कि अगर तुम्हें घर बसाना है तो बता दो, अगर नहीं बसाना है तो तुम अपना और कुछ देख लो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। इस बात को सुमन अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ एकदम से उससे कहती है, तू ऐसा कर, वहाँ से छोड़कर यहाँ आ जाओ। उसके बाद सुमन अपनी माँ की बात मानती है और शेखर को घर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। सुमन का मायका काफ़ी आलीशान होता है, ज़मीन जायदाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। उसके पापा भी अच्छी खासी नौकरी थी। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ शेखर एक बार सुमन को अपनी माँ के कहने से वापस लेने जाता है, लेकिन वह मना कर देती है कि मैं तुम्हारे घर पर आप कभी नहीं आऊँगी। सुमन कहती है, जहाँ पर मेरा बार बार अपमान करते हो, मुझे उल्टा सीधी बातें सुनाते हो, मैं उस घर में कभी नहीं आऊँगी। जबकि सच्चाई तो यह थी कि हमेशा सुमन ही सब लोगों का अपमान किया करती थी। वह घर में एक बहू की तरह नहीं रहा करती थी, उल्टी ऐसी रहा करती थी जैसे यह सब लोग उसके नौकर हैं। तब भी शेखर उसे लेने जाता है, लेकिन सुमन अपनी माँ के कहने से तलाक की अर्जी दे देती है। कोर्ट के अंदर चलता है। कुछ दिनों बाद फैसला आता है। फैसला होता है कि शेखर कुछ 5 लाख रुपए देकर सुमन को तलाक देगा। उसके बाद शेखर उन पैसों का इंतजाम करता है, थोड़ी बहुत अपनी ज़मीन बेचता है और सुमन को तलाक के एवज में रुपए देता है और अब दोनों का तलाक हो जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। शेखर की हरिद्वार में फार्मा कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी मिल जाती है और वह यहीं हरिद्वार में ही अपना मकान खरीद लेता है और अपने माँ बाप के साथ ऐसो आराम से रहने लगता है। ऐसे ही एक दिन सुमन नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आती है और जब वह अपने सामने शेखर को बैठा देखती है तो वह उसके कदम पीछे लेने लगती है। पूछने पर बताती है कि यहाँ मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। तो शेखर कहता है, अगर तुम्हें काबिलियत है तो तुम्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर किसी की औकात देखकर जज नहीं किया जाता है। अगर तुम में काबिलियत है और तुम इंटरव्यू में पास हो जाओगी तो तुम्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी। तो वह अपनी नज़रें नीचे करे कुर्सी पर बैठ जाती है और
उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो वह सभी के आंसर सही सही देती है। शेखर भी उससे क्वेश्चन पूछता है, मैडम आप बताइए कि आपको यह नौकरी क्यों करनी है? आप तो अच्छी खासी खानदान से लगते हैं, आपके घर में भी लगता है किसी चीज़ की कमी, कोई आपको नौकरी की ज़रूरत क्या हो गई? तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि सर मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है। तो शेखर कहता है ठीक है, कल से ज्वाइनिंग कर लेना, और उसे ज्वाइनिंग लेटर दे देता है। वह अपने आंसू पोंछती है और बाहर जाने लगती है। तभी पीछे से शेखर उसके पीछे जाता है और कहता है कि सुमन रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन यहाँ नहीं, बाहर। वह सुमन को अपनी गाड़ी में बैठाता है और एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। शेखर सुमन से पूछता है, सुमन बताओ तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तुम्हारे पास तो, तुम्हारे माँ बाप के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो सुमन शेखर से हाथ पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। शेखर मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी माँ के बहकावे में आकर, माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ दिया, तुम्हारे माँ बाप के साथ हमेशा बदसलूकी करती रही, किसी की नहीं सुनी। आज उसी की सज़ा मिल रही है कि मेरी माँ और मैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हमारे पास कुछ नहीं बचा। शेखर ने सुमन के आंसू पोंछते हुए कहा, चुप हो जाओ सुमन, अच्छे से बताओ आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? वह बोली, अपनी माँ के जाने के बाद मेरे भाई को वैसे ही जुए सट्टे शराब की आदत थी। पापा ने हम लोगों को कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका टोका। धीरे धीरे करके सब चला गया, यहाँ तक कि ज़मीन हमारी चली गई, मकान भी मेरे भाई ने गिरवी रख दिया, करोड़ों का कर्जा कर दिया। यह सदमा मेरे पापा बर्दाश्त न कर सके, उन्हें अटैक आ गया और हम लोगों को छोड़कर चले गए। मेरे भाई को उन गुंडे बदमाशों को रुपए देने थे, लेकिन मेरे भाई के पास नहीं थे, तो उन गुंडे बदमाशों ने मेरे भाई को भी मार दिया और पुलिस वालों ने उन लोगों को जमानत पर छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने रुपए भर दिए थे। हमारे पास कुछ नहीं था, एक मकान था, वह भी उन लोगों ने खाली करवा लिया। सुमन बोली, हम हरिद्वार में ही किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं, एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, इसलिए मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। मैं जानती हूँ तुम लोगों के साथ मैंने बहुत गंदा बर्ताव किया है, मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल तो नहीं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शेखर बोला, तुमने अपनी माँ के बहकावे में अपनी हंसती खेलती फैमिली बर्बाद कर दी, नहीं तो हमारे भी बच्चे होते। तुमने तो दूसरी शादी कर ली होगी। वह बोला, नहीं मैंने दूसरी शादी नहीं की। सुमन ऑटो से जाने लगी तो शेखर ने कहा, कल ड्यूटी तो आओगी? तो सुमन बोली, ज़रूर आऊँगी, नहीं आऊँगी तो अपनी माँ और अपना खर्चा कैसे चलाऊँगी? सुमन ऑटो में बैठकर घर चली गई। दूसरे दिन वह ऑफिस आई तो शेखर अपने कैबिन में बैठा था। जब शेखर ने सुमन को आते हुए देखा, उसे अपने कैबिन में बुलाया और उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, मैंने रात में बहुत सोचा, अपने माँ बाप को भी तुम्हारे बारे में सारी बातें बताई, मेरी मम्मी पापा ने भी तुम्हें माफ़ कर दिया है, क्या तुम मेरे साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करोगी? सुमन बोली, और शेखर तुमने मुझे माफ़ कर दिया? शेखर बोला, हाँ मैंने भी तुम्हें माफ़ कर दिया। सुमन शेखर के पैरों के नीचे गिर गई, और शेखर तुम इंसान नहीं देवता हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे। शेखर सुमन का हाथ पकड़कर बाहर आया। ऑफिस के सभी लोग खड़े थे। उसने सभी लोगों से कहा, आज मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप लोग कहते थे कि सर अपनी वाइफ से नहीं मिलवाया, कभी मिलवाते नहीं हैं, आपने शादी नहीं की है क्या? आज मैं आप लोगों से को अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ। यह वाइफ सुमन है जो मुझे छोड़कर चली गई थी, और कहते हैं ना कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। ऑफिस के सभी लोग अपने सर की जिंदा दिली पर तालियां बजाने लगे। सुमन भी शेखर के गले लगकर जोर जोर से रोए जा रही थी। शेखर बोला, अब रोने की ज़रूरत नहीं है, माँ पापा ने तुम्हें घर बुलाया है, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार होकर घर चलना। सुमन बोली, मम्मी पापा को अब मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शेखर सुमन के घर गया और उसकी माँ के पास गया। उसकी माँ ने भी माफ़ी मांगी। प्लीज शेखर बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी की घर उजाड़ दिया। शेखर बोला, जो हो चुका उसे भूल जाइए, अब याद करके दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना सामान पैक कर लीजिए, हमारे घर चलिए और वहीं पर अपनी बेटी और दामाद के साथ रहिए। सुमन भी बिल्कुल दुल्हन की तरह शादी का लहंगा पहनकर शेखर के साथ घर आई। उसकी माँ ने आरती उतारी कि मेरी बहू वापस आ रही है। सुमन ने भी अपनी सास ससुर के पैरों के नीचे गिरकर माफ़ी मांगी, और सुमन की माँ ने भी। शेखर बोला, सुमन तुम्हें नौकरी करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है।